हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ मेटालर्जी। इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में करोजन्स ऑफ मेटल्स के बारे में जानकारी ली, किस तरह से मेटल्स का करोजन होता है, और उसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिवेंशन ऑफ करोजन। इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से हम करोजन जो है मेटल्स का प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ करोजन। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मेटल्स फ्रॉम करोजन। स्पेशल अटेंशन इज पेड इन ऑलमोस्ट ऑल द मेथड्स सो दैट आयरन डज नॉट रस्ट। अभी यहाँ पर हम ओवरऑल सभी मेटल्स की बात कर रहे हैं, उसमें भी प्रेफरेंस हमने आयरन को दे दिया है। बहुत सारी ऐसी मेथड है जिनको हम यूज़ करके मेटल्स का करोजन जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, मेटल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल अटेंशन जो है हम देते हैं ख़ास करके आयरन की तरफ, ताकि आयरन जो है वो रस्ट ना हो, तो उसकी तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। We can lower the rate of process of rusting of iron. हम आयन की रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसका रेट जो है वो लो कर सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं। उसका रेट जो है वो स्लो कर सकते हैं, क्योंकि रस्टिंग तो होगा, मेटल है, कोई भी मेटल हो तो उनका रस्टिंग तो होगा, उसको हम कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे कुछ मेथड हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उस मेटल को प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर वही बात बताई है कि वी कैन लोअर द रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयन। आयन की रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो हम लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। Corrosions of metals can be stopped by keeping the metal isolated from a direct contact with air. मेटल का जो करोजन है वो स्टॉप किया जा सकता है by keeping metal isolated from direct contact with air. कोई भी मेटल हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा दिखेगा जब वो कोई मेटल हवा के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, या फिर हवा में जो कुछ भी कंटेंट रहते हैं जैसे ह्यूमिडिटी रहती है, उसका इम्पैक्ट जो है उस मेटल के ऊपर पड़ता है। इस वजह से उसका करोजन होना स्टार्ट होता है। तो अगर ये प्रोसेस हमें कम करनी है या फिर करोजन की प्रोसेस जो है वो स्लो करनी है, लो करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एयर। मतलब एयर के कांटेक्ट में वो मेटल ना आए, इसकी हमें खबरदारी लेनी पड़ेगी। द प्रिवेंशन ऑफ करोजन कैन बी अचीव्ड बाय वेरियस वेज। जो करोजन है उसका प्रिवेंशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सम ऑफ दीज मेथड्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ मेथड आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल करके आप मेटल का करोजन जो है वो क्या कर सकते हैं, थोड़े वक्त के लिए रोक सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो है, टू फिक्स अ लेयर ऑफ सम सब्सटेंसेस ऑन द मेटल। मेटल के ऊपर किसी अदर सब्सटेंस का आप लेयर दे सकते हैं, सो दैट द कॉन्टैक्ट ऑफ द मेटल विद द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द एयर इज प्रिवेंटेड। ताकि वो मेटल जो है वो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में ना आ सके, या फिर हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद रहता है या फिर मॉइस्चर रहता है उसके कांटेक्ट में ना आए।
एंड नो रिएक्शन वुड ऑकर बिटवीन देम। और अगर वो ऐसा होता है कि मेटल कोई ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आता है या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी नहीं आता, तो वो क्या होता है, उस केस में उसके साथ रिएक्शन नहीं होगी उस मेटल के साथ, और मेटल कोरोड नहीं होगा, मेटल का कोरोजन नहीं होगा। सो ये करने के लिए हमें मेटल के ऊपर एक अलग दूसरे सब्सटेंस का किसी हम लेयर दे सकते हैं, जिसकी वजह से एक मेटल और वो जो कुछ भी हवा है या फिर ऑक्सीजन है, या फिर ऑक्सीजन में हवा में से जो ऑक्सीजन है या फिर मॉइस्चर है, उनका कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके मेटल के साथ। तो ये प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। सेकेंड देखिए क्या कर सकते हैं हम। सो टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ अ पेंट, ऑयल, ग्रीस और वर्निश ऑन देयर सरफेस। फॉर एग्जाम्पल करोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड। आयरन का अगर करोजन हमें प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि पेंट कर सकते हैं उसको, या फिर ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, या फिर वर्निश कर सकते हैं उसके सरफेस को। सो इस तरह की अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके हम आयरन का जो है वो करोजन जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर उन्होंने बताई हैं, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, किस तरह से हम करोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है, देखिए, वी कैन नॉट प्रोटेक्ट द आर्टिकल परमानेंटली फ्रॉम रस्टिंग बाय पेंटिंग देम। तो ये बात भी सच है कि हम ये परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि इस तरह से अगर हम किसी दूसरे सब्सटेंस का अगर पेंट देते हैं या फिर दूसरा कोई सब्सटेंस का अगर लेयर देते हैं मेटल के ऊपर, तो मेटल जो है वो लाइफ टाइम के लिए सेफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो इस वजह से उन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट प्रोटेक्ट द आर्टिकल परमानेंटली। ये मेथड परमानेंट नहीं है। वी कैन नॉट प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स परमानेंटली फ्रॉम रस्टिंग बाय पेंटिंग देम। तो उन्होंने यही कहा है कि हम परमानेंटली किसी आर्टिकल को या फिर किसी चीज़ को हम क्या प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी जो मेथड्स हमने देखी वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। द मेथड ऑफ पेंटिंग इज सुटेबल फॉर शॉर्ट टाइम। पेंटिंग की जो मेथड है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए है। इफ़ देयर इज अ स्क्रैच ऑन द पेंट ऑन द surface of article, and if a small surface of the metal comes in a contact with the air, the process of rusting starts below the layer of the paint. सो उन्होंने ये बात बोली है कि अगर हम ऊपर से अगर पेंट भी देते हैं किसी आयरन के आर्टिकल को, और उस पेंट में अगर मानो उसमें छोटा सा भी स्क्रैच आ जाता है, सो उस स्क्रैच में से बाहर की जो हवा है तो वो उस मेटल के साथ क्या हो सकती है, कांटेक्ट में आ सकती है, और उसके बीच रिएक्शन हो सकती है, एंड द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग स्टार्ट बिलो द लेयर ऑफ द पेंट। और इस वजह से ऐसे सिचुएशन में रस्टिंग की प्रोसेस जो है वो पेंट के नीचे जो है वो स्टार्ट हो सकती है। वाई डू न्यू आयरन शीट्स अपीयर शाइनी। जब हम आयरन का शीट लाते हैं, यानी कि हम कोई पतरा वगैरह ऐसे लाते हैं, या फिर आयरन का मेटल का शीट्स कोई लाते हैं आयरन मेटल का, तो वो नया जब रहता है तब शाइनी क्यों दिखता है, ऐसा उन्होंने पूछा है। करोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पुटिंग अ लेयर ऑफ नॉन करोडिबल मेटल ऑन द करोडिबल मेटल, एंड दिस कैन बी डन इन अ मेनी वेज। और एक यहाँ पर रेमेडी उन्होंने बताई है कि करोजन अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बाय पुटिंग अ लेयर ऑफ नॉन करोडिबल मेटल। जो मेटल करोड नहीं होता, जिसका कोरोजन नहीं होता, जिस मेटल के ऊपर हवा का या फिर हवा के जो मॉइस्चर है उसका अफेक्ट नहीं होता, ऐसे मेटल का लेयर हम क्या कर सकते हैं, करोडिबल मेटल यानी कि आयरन जैसा जो कोरोजन हो सकता है जिन मेटल का, उनमें वो लेयर जो है उनके ऊपर वो लगा सकते हैं लेयर। सो इससे क्या होगा, कोरोजन जो है वो प्रिवेंट होगा। तो इसके लिए बहुत सारी मेथड्स हैं,
चलिए वन बाय वन हर एक मेथड को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो मेथड आपको बताई है दैट इज़ गैल्वनाइजिंग। फर्स्ट मेथड जो है गैल्वनाइजिंग। अभी गैल्वनाइजिंग क्या है, एग्ज़ाम में आपको इसके ऊपर 1 मार्क के लिए एक्सप्लेन द टर्म या फिर डिफाइन जैसा क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ गैल्वनाइजिंग? गैल्वनाइजिंग किसे कहते हैं? देखिए, इन दिस मेथड a thin layer of zinc is applied to prevent the corrosion of iron or steel। आयन हो या फिर स्टील हो, इनका करोजन प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या बोला है, एक जिंक का लेयर जो है उसके ऊपर अप्लाइड किया जाता है आयरन आर्टिकल के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल शाइनिंग आयरन नेल्स, पिंस एक्सेट्रा। सो ये एग्जांपल जो है आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। शाइनिंग आयरन नेल्स, जैसे ही हम हार्डवेयर के शॉप से आयरन नेल्स लेके आते हैं, जब वो नए रहते हैं तब शाइन करते हैं, पुराने हो जाते हैं तब रस्ट लगता है उनमें। वैसे ही सेम पिंस के बारे में भी वैसे ही है सिचुएशन। पिंस जब हम दुकान से लाते हैं नई रहती है और बाद में वो क्या हो जाती हैं, उनमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये सिंबल है, मतलब जब नया क्यों दिखता है वो, क्योंकि उसके ऊपर जिंक का जो कोटिंग चढ़ा रहता है, जिंक मेटल का। सो इस वजह से ये जो आयरन के नेल्स है या फिर पिंस है वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। इन दिस मेथड करोजन ऑफ जिंक ऑकर्स फर्स्ट बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन आयरन। सो इस मेथड में पहले क्या होता है, अभी आयरन आर्टिकल है, आयरन की चीज़ है, वो कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर अगर हमने जिंक का कोटिंग लगा दिया तो पहले क्या होगा, जिंक जो है वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, उसका करोजन होगा और फिर बाद में पूरा जब जिंक निकल जाएगा उसका करोजन होगा, तब जाकर कहीं पर आयन जो है वो कांटेक्ट में आएगा हवा के। सो इस तरह से वो प्रोसेस होती है। सो इन दिस मेथड करोजन ऑफ जिंक ऑकर फर्स्ट बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन द आयन। जिंक का ही कोटिंग क्यों चढ़ाया रहता है, क्योंकि जिंक क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आयन के मुकाबले, इस वजह से जिंक पहले हवा के कांटेक्ट में आता है। आफ्टर अ फ्यू रेनी सीजन जिंक लेयर गोज अवे, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जैसे ही कुछ रेनी सीजन बीत जाते हैं सो क्या हो जाता है, जिंक का लेयर जो है वो निकल जाता है एंड इनर आयन गेट एक्सपोज्ड। अंदर का जो आयन है वो बाहर दिखाई देने लगता है, एक्सपोज हो जाता है। देन द आयन स्टार्ट्स रस्टिंग, और इस वजह से फिर आयन जो है वो रस्ट होना वहाँ से शुरू होता है। सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, गैल्वनाइजिंग। यहाँ पर आपको डायग्राम में गैल्वनाइजिंग की प्रोसेस भी दी है, किस तरह से गैल्वनाइजिंग किया जाता है, ये अलग अलग स्टेप्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट इज टिनिंग। टिनिंग क्या है, टिनिंग की प्रोसेस क्या है? देखिए, इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ मोल्टन टिन इज डिपॉजिटेड ऑन मेटल्स। किसी भी मेटल के ऊपर इस मेथड में क्या किया जाता है, टिन का एक लेयर जो है वो लगाया जाता है, मेल्ट करके उस टिन को। वी कॉल दिस एज अ कलई, और उसको हम क्या बोलते हैं, कलई ऐसे बोलते हैं। अ ग्रीनिश लेयर फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर और ब्रास वेसल। हमने देखा है पुराने ज़माने में, जैसे लोग तब स्टील के बर्तन नहीं थे तो वो कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, तब उस कॉपर के बर्तनों पर अक्सर ग्रीन कलर का लेयर जो है वो आ जाता था। तो ग्रीन कलर का लेयर क्या है, तो ग्रीनिश लेयर जो है वो पॉइजनस लेयर था। सो इफ़ द बटर मिल्क और करी अगर उसमें हम वैसे बर्तन में रखते हैं, प्लेस्ड करते हैं इन अ सच अ वेसल, इट गेट्स स्पॉइल्ड, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो इस तरह का ये करोजन है कॉपर के बारे में। टिनिंग इज डन टू प्रिवेंट ऑल सच डैमेजेस, और इस वजह से टिनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके ये सारे जो डैमेज हैं वो क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो पुराने ज़माने में बर्तनों को, मतलब खास करके कॉपर के जो बर्तन हैं उनमें कलई जो है वो की जाती थी। कलई जो है यानी कि टिनिंग का, मोल्टन टिन का एक लेयर जो है उस मेटल पर
दिया जाता है। सो तब जाकर वो मेटल जो है वो सेफ हो जाता है, वरना क्या है, वो मेटल जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा, ग्रीनिश लेयर उस पर फॉर्म हो गया, सो वो क्या हो जाएगा, ग्रीनिश लेयर क्या है, पॉइजनस लेयर है। और इस वजह से वैसे मेटल में अगर कुछ हम चीज़ें रखते हैं, जैसे बटर मिल्क है या फिर करी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है चीज़ें। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1 मार्क के लिए एग्ज़ाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड बताई है, दैट इज़ एनोडाइजेशन। एग्ज़ाम में इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनोडाइजेशन की प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिखाई है, तो चलिए देखते हैं एनोडाइजेशन क्या रहता है। इन दिस मेथड मेटल लाइक अ कॉपर, एल्यूमिनियम आर कोटेड विथ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स। कौन से मेटल हैं, मेटल के नाम आपको याद रखने हैं। मेटल यानी कि जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो मेटल है उनके ऊपर एक कोट दिया जाता है, कोटिंग किया जाता है थिन लेयर का, एंड स्ट्रॉन्ग लेयर वो बनाया जाता है ऑफ देयर ऑक्साइड। उसी मेटल के ऑक्साइड्स का उनके ऊपर कोटिंग किया जाता है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसमें कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, याद रखिए। सो फॉर दिस द कॉपर और एल्यूमिनियम आर्टिकल इज़ यूज्ड एज अ एनोड। और इस वजह से कॉपर हो या फिर एल्यूमिनियम के आर्टिकल हो, वो एनोड की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। As the oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for prevention of corrosion of metal। जैसे उन्होंने कहा है कि ऑक्साइड का लेयर, हम उसी मेटल के ऑक्साइड का लेयर उस मेटल पर दे रहे हैं। जैसे कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड का लेयर, या फिर एल्यूमिनियम का मेटल है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर अगर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ऐसे अगर यूनिफॉर्मली वो लेयर अगर उसके सरफेस पर देते हैं, देन इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ करोजन ऑफ मेटल। इसकी वजह से उस मेटल का जो करोजन है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एल्यूमिनियम इज एनोडाइज, द थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म। सो एल्यूमिनियम को जब एनोडाइज किया जाता है इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, तब क्या होता है, एक थिन लेयर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तैयार हो जाता है। इट ऑब्स्ट्रक्ट द कॉन्टैक्ट ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। सो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर जो है उस मेटल के ऊपर का, वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है हवा के साथ होने नहीं देता, अंदर के एल्यूमिनियम का कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ या फिर हवा की जो वाटर है उसके साथ होने नहीं देता। दिस प्रिवेंट्स द फर्दर ऑक्सीडेशन। और इस वजह से उस मेटल का फर्दर जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होता। एंड दिस protection can be further increased by making the oxide layer thicker during the anodization। अभी ये प्रोटेक्शन अगर हमें इंक्रीज करना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसका लेयर जो है, मतलब एल्यूमिनियम का मेटल है या फिर कोई आर्टिकल है, तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब हम लेयर देते हैं तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा थोड़ा थिक कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल का जो करोजन है एल्यूमिनियम के अंदर का जो एल्यूमिनियम है उसका करोजन जो है वो क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके। तो ये भी एक एनोडाइजेशन की मेथड यहाँ पर बताई है। तो इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, 1 मार्क के ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखिए, इन दिस मेथड अ लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन मोर रिएक्टिव मेटल। जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसके ऊपर एक लेस रिएक्टिव मेटल का क्या किया जाता है, कोट दिया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें भी कौन सी मेथड यूज है, इलेक्ट्रोलाइसिस। सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, जैसे कि सिल्वर प्लेटेड स्पून हो गए या फिर गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स हो गए, तो उनके ऊपर एक कोटिंग दिया गया है सिल्वर का या फिर गोल्ड का, क्योंकि ये जो मेटल हैं हमने जैसे देखा
रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी कि ये रिएक्ट नहीं होते, इस वजह से उनका कोटिंग हम मोर रिएक्टिव मेटल पर हम या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल पर दे सकते हैं। सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज एलॉइंग। एलॉइंग किसे कहते हैं? देखिए, एलॉइंग का आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में भी कुछ आपने एलॉइंग के बारे में पढ़ा है, एलॉय क्या रहता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 मार्क के लिए एग्जाम में आपको राइट अ नोट ऑन के लिए क्वेश्चन आता है एलॉइंग। सो मेजॉरिटी ऑफ द मेटालिक सब्सटेंसेस यूज्ड प्रेजेंटली आर इन द फॉर्म ऑफ द एलॉय। बहुत सारे जो मेजॉरिटी में जो मेटालिक सब्सटेंसेस आज आप देख रहे हैं, तो वो क्या है? सारे आपके अराउंड जो है वो मेटालिक सब्सटेंसेस जो है वो अलॉय से बने हुए हैं। सो अलॉय क्या है? द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस इज टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ करोजन ऑफ मेटल। अलॉय का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अलॉय हम इतना यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेन इंटेंशन उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, इंटेंसिटी जो है मेटल के करोजन की वो डिक्रीज करनी है। इस वजह से हम आजकल क्या करते हैं? अलॉयज यूज़ करते हैं। The homologous mixture formed by the mixing a metal with other metal or the non-metal in a certain proportion is called an alloy। तो ये डेफिनेशन जो है वो ज़रूर आपको याद रखनी है। 1 मार्क के लिए भी कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, लेकिन मोस्टली आपको राइट अ नोट ऑन के लिए क्वेश्चन अलॉइंग का डायरेक्ट पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उन्होंने डेफिनेशन में देखिए क्या बताया है, The homogeneous mixture formed by mixing a metal with other metal or non-metal in a certain proportion is called an alloy। The homogeneous mixture एक homogeneous mixture है जो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। फॉर्म बाय, ये मिक्सचर किससे बनता है? तो मेटल्स से बनता है। मेटल्स यहाँ पर लिए जाते हैं। विथ अदर मेटल, मेटल एक मेटल है या वो दूसरे मेटल के साथ कंबाइन करके उसका होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाता है, या फिर मेटल्स का कॉम्बिनेशन जो है नॉन मेटल के साथ किया जाता है कुछ सर्टेन प्रोपोर्शन में। तो ये वर्ड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सर्टेन प्रोपोर्शन में, क्योंकि सिर्फ मिक्सचर करके नहीं चलेगा, कुछ प्रोपोर्शन में हमें लेना पड़ेगा। मेटल है या फिर नॉन मेटल है या फिर अदर मेटल है, सो उनको कुछ प्रोपोर्शन रहता है। सो उसको क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको लिखने हैं एग्जाम में। ब्रॉन्ज का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय फॉर्म फ्रॉम 90% कॉपर। ब्रॉन्ज किससे बना है? 90% कॉपर से एंड 10% टिन से बना है। ब्रॉन्ज स्टैचूज डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन। ब्रॉन्ज के जो स्टैचूज हैं वो सन की वजह से अफेक्ट नहीं होते, या फिर उनके ऊपर रेन का भी इफेक्ट नहीं होता। स्टेनलेस स्टील, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है स्टेनलेस स्टील का, जो हम अपने घर में स्टेनलेस स्टील जो है वो यूज़ करते हैं। सारे जो किचन्सवेयर है मोस्टली स्टेनलेस स्टील के बने रहते हैं। सो डज नॉट गेट्स stain with air or water and also does not rust। स्टेनलेस स्टील एक ऐसा अलॉय है कि वो उसके ऊपर कुछ स्टेन्स जो हैं वो एयर की वजह से नहीं होते। जैसे कॉपर के बारे में हमने पढ़ा कि कॉपर में ग्रीनिश कलर का एक लेयर तैयार हो जाता है, वैसा स्टेनलेस स्टील के बारे में कुछ नहीं होता। हवा का असर जो है वो स्टेनलेस स्टील के ऊपर नहीं होता। तो स्टेनलेस स्टील अगर हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं या फिर वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह के स्टेन्स आपको दिखाई नहीं देते, या फिर उसकी जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो भी नहीं होती। सो ये बेनिफिट जो है ये अलॉय का बेनिफिट है। इट इज़ एन अलॉय मेड फ्रॉम, अभी स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? देखिए 74% आयरन, 18% क्रोमियम एंड 8% कार्बन। तो ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है कि स्टेनलेस स्टील के बारे में तो बताया है, लेकिन स्टेनलेस स्टील बनता किससे है? सो 74% आयरन लिया जाता है, 18%
क्रोमियम नाम का जो एलिमेंट है वो लिया जाता है एंड 8% कार्बन लिया जाता है। सो इससे मिलाकर मिक्सचर करके उसका स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इन रिसेंट टाइम्स वेरियस टाइप्स ऑफ अलॉयज आर यूज फॉर मिंटिंग कॉइन्स। अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे अलॉयज़ का इस्तेमाल करके हम कॉइन्स बना रहे हैं जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर कॉइन्स दिखाए हैं। सो ये अलग अलग कॉइन्स हम बना रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट का उनके ऊपर असर नहीं होता। हवा है या फिर पानी है वो रस्ट नहीं होते। तो ये बेनिफिट जो है वो अलॉय का सबसे बढ़िया बेनिफिट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डू यू नो का पार्ट। तो डू यू नो में देखिए क्या बताए हैं, व्हेन वन ऑफ द मेटल इज एन अलॉय इज मर्क्यूरी द अलॉय इज कॉल्ड अमलगम। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको। अगर जो कुछ भी मेटल हम ले रहे हैं, मेटल है, नॉन मेटल है या फिर अदर मेटल है, उनका मिक्सचर करके अलॉय बनाने के लिए अगर जो कुछ भी मेटल ले रहे हैं और उसमें अगर उन मेटल में कोई अगर मेटल मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी अगर रहेगा तो उस अलॉय को, जो कुछ भी अलॉय बनेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, अमलगम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम एक्सेट्रा। सिल्वर अमलगम वॉज अर्लियर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। गोल्ड अमलगम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है। डैश अमलगम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, सो गोल्ड अमलगम। या फिर डैश अमलगम वॉज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, सो डेंटिस्ट कौन सा अमलगम यूज़ करते हैं, सो सिल्वर अमलगम। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपरली एग्ज़ाम में लिखनी है। इस वजह से ये जो बॉक्सेस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं डू यू नो के, ये सारे बॉक्सेस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए हैं आपको। सो ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो चलिए, इस तरह से हमने आज की अपनी इस वीडियो में अलग अलग जो वेज़ हैं करोजन को प्रिवेंट करने के, जो कुछ भी वेज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। जैसे गैल्वनाइजिंग हो गया, टिनिंग हो गया, एनोडाइजिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग। तो इन कंसेप्ट के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 8 जो है मेटालर्जी वो ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।